अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद तमाम देखने वालों को। K21 न्यूज़ पे मैं मोहम्मद यासिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। नज़रीन, प्रोग्राम्स में अपने मुख्तलिफ़ मामलात पर और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करने का मौका मिलता है और कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ़ मेहमानों को प्रोग्राम्स में मदऊ किया जाए और उनसे मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पर गुफ्तगू की जाए, जिनमें सर फ़हरिस्त बुनियादी मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल और इस तरह के जो सतही मसाइल हैं इसके ऊपर प्रोग्राम्स में अपनी गुफ्तगू रहती है। ख़ास तौर पर इसमें जो मौशी मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर बात करने का मौका मिलता है तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन मसाइल को कैसे हल किया जाए। मसाइल की निशानदही यकीनन अपने प्रोग्राम्स में करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसके जो हल हैं वो तजवीज़ किए जाए। तो इन मसाइल को हल करने के लिए जो मुख्तलिफ़ मेहमान शख्सियात हमारी यहाँ मौजूद होती हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो मौशी मसाइल हैं, इनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। इसी हवाले से हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, लोगों से मुलाकात होती है। आज भी एक बड़ी अहम शख्सियत है जिनके घर पर हम इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने हमें मदऊ किया और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे साथ आज गुफ्तगू में शामिल रहेंगे। तो मौजूद मेहमान मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, उनको मैं खुशामदीद भी कहूँगा और उनसे आज हमारी गुफ्तगू होगी, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के जो मौशी मसाइल हैं इसके हवाले से। एम सलमान बेग साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया बेग साहब वक्त देने के लिए। अच्छा, बेग साहब का तारुफ ये है कि जनाब आप एक बिजनेसमैन है, रियल इस्टेट के शोबे से आपका ताल्लुक़ है और मईशत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और ख़ास तौर पे जो बैनुल-अक़वामी उमूर हैं इसके ऊपर बड़ी माशाल्लाह कमांड रखते हैं। तो उस हवाले से भी आज प्रोग्राम में उनसे गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन जो सर फ़हरिस्त मसाइल हैं, मौशी मसाइल, उसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी। तो बेग साहब, सबसे पहले एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वो ये कि जो पाकिस्तान के मौशी मसाइल हैं इसके लिए क्या हमारे पास ऐसे अज़हान मौजूद हैं जो मसाइल को हल कर सकें? क्योंकि बज़ाहिर लगता ही है कि जिस तरह की मौशी टीम हायर की गई और जिनके बारे में बड़े बुलंद बांग दावे किए गए कि ये मसाइल को हल करने की अहलियत रखते हैं, वो इसमें बुरी तरह नाकाम हुए। तो क्या पहले जो ये तासुर दिया जाता है कि शायद हमारे पास वो लोग मौजूद नहीं हैं जो इन मौशी मसाइल को हल कर सकते हैं, आपके ख़्याल में ये बात किस हद तक दुरुस्त है? फरमाइए। बहुत शुक्रिया से आपने बहुत अच्छा मौजू रखा है ये माशी मसाइल का जी। और आप क्योंकि नई गवर्नमेंट है, सब पहला एक्सपीरियंस है उनका जी। मैं उनको इतना ब्लेम नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी नए लोगों को देते हैं और उनका कोई गवर्नमेंट, वो एक्सपर्ट्स तो हैं उनकी उस पर कोई एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है, बट एक इतना ज़्यादा मैस होने के बाद एक चीज़ आप उसको उठा के दे दें। मैं एक वाइट पेपर लेता हूँ और उस पर बहुत सारी पेन से लाइनें मार के देता हूँ। पेंसिल तो मिट सकती है, ठीक है, पेन से बहुत सारी वाइट पेपर पर लाइनें मार के दे दूँ और एक बहुत एक्सपर्ट्स को बोलूँ भाई ये बहुत अच्छा पेपर साफ़ करने वाला आदमी है या मैथ साफ़ करने वाला आदमी है, आपको पेपर रबड़ दे दें, उसको किसी बड़े एक्सपर्ट को दे दें, ठीक है, यकीनन वो पेपर रबड़ से फटेगा, ऐसा ही तकलीफ होगी, नया पेपर चाहिए, फिर उसको साफ़ करना या बनाना है। तो हमें मैथ साफ़ करना, हमें जो दिया काम, इस गवर्नमेंट को काम दिया, वो उन्होंने क्योंकि दावे बहुत ज़्यादा कर लिए थे, उसमें थोड़ा सा हिच आया, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जो रियलिटी में है ना, रियलिटी में हम देखें कि मैथ्स कितना था। सबसे पहला इंटरनेशनल आपका फाइनेंस, आप डिफ़ॉल्ट में जा रहे थे, सबसे पहला मैटर जो था। सेकंड, आपका इंटरनल भी कर्जे इतने ह्यूज थे, इतनी पेमेंटें थी, लायबिलिटीज़। और थर्ड जो आपका ये इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम था आपका, बहुत बड़ा इसमें इतना मैस हुआ था, उनकी पेमेंटें, फिर आप या ये देख लें, फिर आप स्टील मिल देख लें, वापडा सब सारे के सारे प्रॉब्लम, जब इतने बड़े चेंजेस होंगे और आप समझते हैं कि सुबह उठें और ख़त्म हो जाए यहाँ से। लेकिन देखें सलमान भाई, गुजारिश ये है कि ये बात मैं और आप समझते हैं और यकीनन जिन लोगों की अभी आपने निशानदेही की वो भी ये बात समझते होंगे, लेकिन फिर क्यों इतने बड़े बड़े दावे किए गए कि जनाब ये 90 दिन में करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी, 120 दिन में फिर इस तरह रिफॉर्म्स आना शुरू हो जाएंगे, फिर 6 महीने के अंदर आपके पास फ़ौरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ तो मैं और आप अच्छे से समझते हैं, बल्कि हर पाकिस्तानी ये समझता था कि ये मामला इतना आसान नहीं है। जो पास्ट में जो गवर्नमेंट रही जिन्होंने यहाँ पर रूल किया, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा, क्योंकि एज वी ऑल नो कि जो ये चैलेंज था ख़ासतौर पे वॉर अगेंस्ट टेररिज्म बहुत ज़्यादा स्वेयर था।
तो ये सारी सिचुएशंस को क्या अंडरस्टैंड नहीं करते थे, और अगर इन तमाम चीज़ों को फुलफिल नहीं कर सके तो कितनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लोगों में पाई जाती है? क्या इस चीज़ का अंदाज़ा है? इसका मैं बुनियादी ये दूंगा कि जब कोई बिजनेस कोई बंदा परचेस करता है या उसको दिखाया जाता है सामने ये बिजनेस है और इतनी लाइबिलिटीज है, इतने अर्निंग्स है, इतना आपको इतने सामने आप इसको कवर अप कर सकते हैं। बैलेंस शीट टेल्स दो, बैलेंस शीट जो बनी हुई थी ना, जो गवर्नमेंट के हाथ में पहले आई थी, जिसको ये बड़े बड़े दावे करते थे कि ये हमने मेंटेन रखा, तो इमरान खान की असेसमेंट, उसकी टीम की असेसमेंट उस बैलेंस शीट को देखते हुए थी, जो सीक्रेट होती डॉक्यूमेंट आपको एज दिखा देते हैं, फ्रंट बॉटम लाइन की ये बॉटम टॉप लाइन है, बॉटम लाइन नहीं बताता कि कहाँ से फॉल्ट चल रहा है, क्या फॉल्ट, वो क्योंकि आप मैनिपुलेट करते हो एग्जैक्टली फिगर्स को, बिल्कुल फिगर्स मैनिपुलेट किए उन्होंने। खान साहब ने उन फिगर को देखते हुए मेरे ख्याल से, जो मैं समझता हूँ एज अ ऑब्जर्वर, कि वो चीज़ें उनके हाथ में गलत प्रोफाइल गई है हाथ में उनके। लेकिन जब बैठते हो रियलिटी में, जब ऑडिट करते हो उसको, पता ही चलता है कि भाई आपको 100 रुपए की आमदनी नहीं है आपकी, आपकी -1000 की आमदनी है आपकी, -1000 से जाना है आपने, और इसको जाके इक्विवेलेंट पे लाने में आपके ये करने पड़ेंगे कि जो कट डाउन किया उन्होंने, इंपोर्ट को कट डाउन कराया। सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम आया था कि हमें 20 बिलियंस में समझता हूँ 22 बिलियन रुपीस डॉलर्स का एनुअल आपके पर वो था, बर्डन था, एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज थी जो आपको लोन लेना पड़ता था। बिल्कुल ठीक है। वो आपको खत्म करने के लिए आपने इंपोर्ट पे ड्यूटीज लगाई और इंपोर्ट को रोका, एक्सपोर्ट पे फोकस किया, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट पे तो हो ही नहीं रहा था फोकस, इंपोर्ट को, क्योंकि ये इजी होता ना कि काम ना करो, चीज बनी बनाई लाओ और लाके दुकान पे या शॉप पे रखो, बेच दो। हमारे यहाँ बिजनेस स्टार्ट करने को इतना मुश्किल कर दिया था। सपोज को मेरे पास थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, तो वो मेरा बिजनेस था सर्फ, लिक्विड वगैरह सब कुछ। वो एक जगह तो हमने ली जो हमें उस पर लाइसेंस नहीं मिला। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आपकी ये जगह काफ़ी नहीं है और इंडस्ट्रियल जोन में नहीं लगती, तो आपको इसको बंद करना पड़ेगा यहाँ से। फिर जब इंडस्ट्री में गए, हमने सिर्फ 200 यार्ड का प्लॉट ढूंढना चाहा, सिर्फ 200 यार्ड। यू नो मुझे क्या प्राइस मिल रही थी? 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए सिर्फ प्लॉट लेने के लिए। ग्राउंड+4 बिल्डिंग बनानी मुझे तकरीबन 6-8 हज़ार स्क्वायर फीट चाहिए था, तो ग्राउंड+4 या 5 बनानी थी मुझे बिल्डिंग। तो उस प्लॉट को लेने के लिए फिजिबिलिटी बनाने के बाद मुझे 5.5-6 करोड़ रुपए कॉस्टिंग आ गई थी। मशीनें इंपोर्ट या लोकल मशीन अलग एक्सपेंडिचर है। तो आप ये देखें कि आपका बिजनेस, छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको, भाई जिसके जेब में 10 करोड़ रुपए होंगे, वो क्यों पाल का बच्चा फिर वो जाके इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाएगा? ठीक है। वो जाके इजी मनी कमाएगा, मार्केट से बनी बनाई चीज उठाएगा, सेल में देगा, 3 महीने बाद रिकवरी लेगा, फिर दूसरा माल डाल देगा। तो यही सब कुछ प्रॉब्लम हमारे मुल्क में हुआ था। बिजनेस स्टार्ट करने को इतना मुश्किल कर दिया था, प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ा दी आपने, इलेक्ट्रिक के जो कनेक्शंस के चार्जेस बढ़ा दिए, पानी के चार्जेस बढ़ा दिए, और उसकी टाइम फ्रेम इतना लंबा कर दिया, लेंथी कर दिया कि आज मैं स्टार्ट करना सोचूं तो मुझे 1.5 साल के बाद मुझे वो आएंगे, सर्टिफिकेट्स आएंगे, और अप्रूवल के बाद बिल्डिंग कब बनेगी, वो मशीनें का। यही यहाँ से प्रॉब्लम हमारे मुल्क में पिछले 40 ईयर्स से कर दिया गया था कि हमें इस कोई बंदा बिजनेस ना कर सकता। अच्छा, मैं चंद चीज़ों की निशानदेही करता हूँ। देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ना होने की वजूहत जिसका भी आपने तस्करा किया, एक तो सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस था, फिर रीजन में आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी, आपकी इनपुट कॉस्ट जो है बहुत हाई हो गई, उसके बाद आपके पास कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं था, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी, ये तमाम चीज़ें थी। और फिर जब ये सारी चीज़ें हों तो आपके पास इंपोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। ठीक है, अब सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो गई है। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था लॉ एंड ऑर्डर का, उस फ्रंट पे आपने देखा है कि अब नॉर्मल हो गई हैं चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों रिस्टोर नहीं हो सका? क्यों आपकी एनर्जी कॉस्ट जो है वो कम नहीं हो सकी? इसके अलावा क्यों आपने जो दूसरे एरियाज़ हैं लैंड के ऊपर या और बहुत सारे फैक्टर्स का काम क्यों नहीं किया? देखें, इंपोर्ट्स को स्क्वीज़ कर देना बड़ा आसान फैसला है, ठीक है, वो आप एक सिग्नेचर के ज़रिए कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो जो आइटम्स मार्केट के अंदर अवेलेबल थे, क्या आप उसको लोकली प्रोड्यूस कर रहे हो? क्या ये आपके लिए फिजिबल है? क्या आपके पास इतनी आपको जो है वो स्पेस दी गई है? इन सवालों के जवाब कौन देगा? जब ये पूछा जाता है तो कोई जवाब नहीं आता। और फिर इनमें एक और, मैं हमेशा जब वो लिखता हूँ तो मैं नीचे से शुरू करता हूँ। तो इसमें अबव ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि आपका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग था, जो इंटरेस्ट रेट था, वो भी रीजन में सबसे हाई है।
एक्सपेंशन की जब बात करेंगे तो वो चीज़ मटेरियलाइज होगी नहीं, आप बताएं कैसे? मैं आता हूँ यहाँ से इस तरफ। देखिए, सबसे पहले तो हमें बेसिक चीज़ें देखनी चाहिए। बेसिक क्या है? लैंड कॉस्टिंग तो मैं बता दी, लेकिन हमें एक चीज़ नहीं पता। आपने बताया कि हमारे यहाँ पे टेररिज्म का बहुत मसला था। लोकल पॉलिटिशियल थ्रेड्स बहुत ज़्यादा थ्रेड्स थी लोगों को कि फ़लाँ इलाका है, फ़लाँ इलाके में फ़लाँ बंदा फैक्ट्री लगा सकता है, फ़लाँ बंदा इंटर हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। ये मैं स्पेशली कराची की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। नहीं, ये कराची, हम लोग कराची में रहते हैं। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, जितने स्मॉल इंडस्ट्री थी उसको पॉलिटिकल बेस के ऊपर तबाह किया गया यहाँ पे पाकिस्तान में, कराची में तबाह किया गया है। और आपको इतने जॉबलेस लोग क्यों दिख रहे हैं? इसकी रीज़न यही है, मुशर्रफ दौर तक ये सिटी फिर भी आगे बढ़ रही थी, बहुत आगे थी सर, बहुत आगे बढ़ रही थी, ग्लोबली कम्पीट कर रहा है। यहाँ पे पॉलिटिकल इतना हैरेसमेंट नहीं थी। सिंस हैंड ओवर टू पीपल्स पार्टी, अगेन पीपल्स पार्टी, अगेन पीपल्स पार्टी, दिस लोकल गवर्नमेंट, इसने मैस किया। अब जाके थोड़ा सा आर्मी ने पिछले 3-4 साल से इसको कंट्रोल किया। रेंजर्स क्यों है शहर में? पिछले 10-11 साल से रेंजर्स क्यों है? रीजन क्या है? ठीक है, आप पुलिस पे ट्रस्ट कर सकते हो? आपके पास जवाब यही कि नहीं कर सकते आप। मैं भी ये कहता हूँ नहीं कर सकते। जिसने रिस्क लेना है, जिसने बच्चों के पैसे लगाने हैं, बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको कौन सिक्योरिटी देगा? मैं आप देंगे? अगर वो कहीं से किसी पॉलिटिकल बेस पे मिल भी गए बेचारे को, तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ आपकी उसकी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आप ये चीज़ें ईज करना चाहिए। हमने लैंड की प्राइस आसमान में पहुंचा दी। मैं खुद इस फील्ड से। अच्छा, मैं उसी तरफ आता हूँ। चलें, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि आपका जो है वो डायरेक्टली इससे ताल्लुक़ है रियल एस्टेट से। अब हमारे यहाँ जो हाउसिंग की नीड है वो बहुत तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अब आप क्या कर रहे हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया कि जी एक 5 करोड़ घर बनाकर, लेट्स से अगर उन्होंने देना है 50 लाख घर का, 50 लाख तो नौकरियों के हवाले से। अब वो घर कैसे बनेंगे? अब फिर अगेन सवाल वही होता है कि चीज़ मटेरियलाइज कैसे होगी, यहाँ पर गवर्नमेंट कैसे फैसिलिटेट कर सकती है, कैसे इतना बड़ा टास्क जब आपने लिया तो कैसे मटेरियलाइज होगा, ये तो बताएं। अच्छा, बैंकिंग को मैं इसमें और शामिल कर लेता हूँ। अगर आप इंगेज करते हैं, अगेन जब आप हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर होते हैं, जब आपका जो एंड फिगर होता है वो डबल डिजिट के अंदर होता है, तो कैसे फिर आप इसको कर सकते हैं, मटेरियलाइज कैसे होगा, ये बताइए। देखिए, यहाँ से सैडनेस है हमारी कौम की और कुछ पॉलिटिशियन लोगों की। लीडरशिप को एक बात करने के लिए या कोई टारगेट देने के लिए उन्होंने कमेंट कर ली मैं 5 मिलियन घर दूंगा। इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं घर दूंगा, हमें स्मॉल इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए था गवर्नमेंट को। मुझे बहुत सैडनेस, मैं बोल नहीं पाता किसी को डायरेक्टली या किसी से मेरी इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं है। कौमों का सैडनेस ये होता है जब आप टेक्निकल फील्ड से लोगों को निकाल देते हैं और स्मॉल इंडस्ट्री निकाल देते हैं तो लोग भीख मांगने लग जाते हैं, ऐसा ही, या जॉब्स पर लग जाते हैं बेचारे। क्यों हमने उसमें स्मॉल इंडस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं कर रहे? वही इंडस्ट्रियाँ अगर हम 5 मिलियन घर दे रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ 5 मिलियन, हम सिर्फ 2 लाख इंडस्ट्री लगा दे रहे थे लोगों को, 2 लाख स्मॉल इंडस्ट्री लगा देते। तो हम आज 3 साल में कम से कम हमारे पास मैं कहता हूँ कम से कम 2 करोड़ लोग इसके साथ जॉब पे आ जाते हैं, लोग कम से कम। बता, तो ये कौन सा मुश्किल काम था? इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, दुनिया को पता है। हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर देखें, बांग्लादेश मॉड्यूल को देखें, यासीन साहब ने क्या मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करवाया था, किस तरह माइक्रो फाइनेंसिंग ग्रो की। ये तो अब मेरे ख्याल में बच्चे को पता थी ये बात कि इस तरह अगर आप एसएमईज़ को प्रमोट करेंगे, अगर आप सॉफ्ट लोन्स देंगे, माइक्रो फाइनेंसिंग अगर आपके यहाँ ग्रो करेगी तो आपके इवेंचुअली अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। आपकी पहली मीटिंग मातीर साहब के साथ हुई। मातीर साहब ने आपको पता है उनकी जो है वो क्लेम टू फेम क्या है, वो यही है कि उन्होंने जो है वो एसएमईज़ को ग्रो किया और देन इकोनॉमी आप देखें उनकी मोहब्बत देख लिया। हमारा चाइना से इतना क्लोज इंटरेक्शन है, चाइना को हम देखते हैं उनके मॉडल किस तरह गवर्नमेंट ने लोकल पब्लिक को सपोर्ट किया, उनको इंडस्ट्री दी, लोन दिया। आप देखिए, पहले एजुकेट करें लोगों को, इतने आप अपने ग्राउंड बनाए, स्मॉल पोर्शन पर छोटे छोटे टेक्निकल उनको इंस्टीट्यूट में उनको ट्रेन करें और फिर साथ साथ उनको इंडस्ट्री वाले कर दें। छोटा एक प्रोजेक्ट बना के उसमें लीड करे गवर्नमेंट के इदारा का एक पूरा एक इदारा बना दी जाए इसका, और एक
डिपार्टमेंट वाइज कि भाई मैंने सपोज को कि हमारे यहाँ आज जो ये बच्चों के टॉयज जो इंपोर्ट होते थे बड़े ब्रांड के, उसके टॉयज के ऊपर बच्चों को इंडस्ट्री ले आए। एक गारमेंट्स हमारे यहाँ बहुत मशहूर काम था पहले। सलमान भाई सॉरी टू कट यू शॉर्ट, इसको कंटिन्यू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है प्लीज, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। बात हो रही है पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, मुआशी मसाइल, इनको कैसे हल किया जाए, जिस हवाले से बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान के माशी मसाइल के हवाले से, कैसे इनको हल किया जाए। एक बहुत मुश्किल काम बज़ाहिर नज़र आता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज से चंद साल कबल जब ये मौजूदा हुकूमत वजूद में नहीं आई थी तो बड़े बड़े दावे बुलंदबाग किए गए थे कि इन मसाइल को चुटकी बजाते ही हल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो कि नहीं होना था, मुमकिन नहीं था। हम इन मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे। मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पे सलमान भी एक साथ तशरीफ़ फरमाए और उनसे ये बात हो रही थी कि ये किस तरह मुमकिन हो सकता था। जी सलमान भाई, अब ये फरमाइए, जैसा भी आपने निशानदेही की कि ये काम करने के थे, जिसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो एजुकेशन के ऊपर काम करना था। अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर अगर आपको रेवोल्यूशन लेकर आना है लिटरली, तो आपको एजुकेशन के ऊपर काम करना था, जो कि नहीं हो सका। मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए। ब्रेक पे जाने से पहले आपने इसकी निशानदेही की थी। वही टेक्निकल, अगर हम इसको लेके जाएं लोगों को कि टेक्निकल सपोर्ट दी जाए, इनको टेक्निकल एजुकेशन दी जाए इनको। घर से पहले उसकी फाइनेंस की ज़रूरत है। हमें इसको कैसे इसको पाँव पे खड़ा करना है। बिल्कुल ठीक है। पाँव पे खड़ा करने के लिए इसको घर नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अर्निंग्स होगी तो रेंट पे करके वो गुजारा कर लेगा, अपना घर भी बना लेगा। सही। हमने बहुत से लोगों को बहुत नीचे से ऊपर आते देखा है जी। अगर मेरे दोस्त टीवी चैनल देख रहे हैं अभी या दोस्त हैं, मुझे वो जानते हैं, मैं बहुत नीचे से मैंने स्टार्ट की, सेल्फ मेड। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें लक भी होता है आपका और आपकी लॉन्ग स्ट्रगल होती है, स्ट्रगल भी होती है, कंसिस्टेंसी के साथ कंसिस्टेंसी होती है आपके अंदर। फिर आप टेक्निकल, मैं समझता हूँ आज हम अगर पढ़ा लिखा नहीं है आदमी को, कोई भी बड़ी इदारे बड़े बड़े लोगों को उठा के देख लें, वो बहुत हाई एजुकेशन एजुकेट नहीं है। यस। आप छोटे से काम से स्टार्ट करें, उनको गवर्नमेंट टेक्निकल सपोर्ट करे, एजुकेट करे उनको, और उसको फिर साथ साथ एक हेल्प कर दी जाए, फाइनेंशियल तौर पे उसको सपोर्ट दी जाए और 5-10 साल का लोन दे के। आज से कुछ अर्से पहले, मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले मैंने सऊदीया का विज़िट किया था, रियाज का। तो वहाँ में हम लोग किसी सर्वे पे गए थे, तो मुझे पता ही चला कि गवर्नमेंट वहाँ पे 100,000 रियाल से लेके 10 मिलियन दिरहम रियाल तक आम शहरियों को दे रही है अपनी। तो मुझे एक साहब मिले, बोले आप किस टेक्निकल फील्ड से? हमने कहा फील्ड तो कोई नहीं है मेरी टेक्निकल, लेकिन मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जी। तो उसमें मुझसे बोला क्या 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 क्या, तो हमने उनको बताया कि देखें एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो आप लोग यहाँ इम्पोर्ट करते हो और बहुत बड़ी मार्केट है, लाइक टायर की मार्केट होगी। मैंने कहा बहुत बड़ी मार्केट है, ये आप फैक्ट्री कॉस्ट निकालें, अपनी मशीन की कॉस्ट निकालें, ज़मीन गवर्नमेंट से मांगे। तो वो 3 दिन में पास आ गया, 3 डेज़ में उसने कहा वेट करेगा, आप जाएगा मत, रियाज से मत छोड़िएगा। तो मैं आपको बात करता हूँ, 3 डेज़ के बाद मेरे पास आया, उसने बोला मुझे गवर्नमेंट ने स्टेट अवे 30 मिलियन रियाल का प्रोजेक्ट दे दिया कि 30 मिलियन रियाल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दिस प्रोजेक्ट, एंड मशीन पे ड्यूटी फ्री आपको। और हमारे यहाँ सबसे मुश्किल काम है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में, यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल जो रियाल का सुना, मुझे यकीन नहीं आया। 3 डेज़ में उसने बताया कि बोला, मैं गया, मैंने पूछा क्या 3 दिन में प्रोसीड भी होगी, प्रोसीड लाइक उसको अप्रूवल आ गई, स्टेट है वो उस दिन गया। उनका एक साइगा के नाम से एक इन्वेस्टमेंट का और इनिशियल बिजनेस स्टार्ट करने का एक डिपार्टमेंट है, तो वहाँ गया वो। उसने पहले जाके किसी क्लर्क से मिला, फिर उसने कहा हेड से बात चलाया, और उसके पास गया, उसने थर्ड के पास भेजा। जब डीजी प्रोजेक्ट डायरेक्टर वहाँ पहुँचा, वो फाइनेंस के जो हेड था उससे,
तो उसने कहा ये वायबल है, उसने कहा ये चीज़ें हैं कुछ, उसने खुद 3 दिन में सस्पेंड निकलवा ली मार्केट से या कुछ कर ली, वो उस फील्ड का भी था वो बेसिकली। तो उसने वो इंपोर्ट करता था बेसिकली टायर। ठीक। तो जब निकाली इक्विपमेंट चीज़ें प्राइस निकाली, मशीन निकाली प्राइस, तो उसने कहा ये तो वायबल है प्रोजेक्ट। बिल्कुल ठीक है। ही ऑफर्ड मी फॉर 10 years कि यू विल बिकम माई एमडी ऑफ माई प्रोजेक्ट, आप इसको रन को चल के, और ये 30 मिलियन रियाल हमें 10 साल के बाद देंगे, गवर्नमेंट हमें इस प्रोजेक्ट को खरीदेगी हमसे बाद में। आपकी 30 मिलियन जो रियाल है ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, आपको इस प्रोजेक्ट रन के बाद सक्सेसफुल हो गया तो गवर्नमेंट आपको ओपन मार्केट प्राइस ऑफर करेगी, आप गवर्नमेंट के अंडर चले जाएगा 10 years के बाद ये प्रोजेक्ट, तो आप ये प्रोजेक्ट चलाएं। मैं क्या सॉरी मैं इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकता क्योंकि अजनबी शहर में आप एकदम किसी के साथ ना वो नहीं इंटरेस्ट हो सकते, मैं क्या थिंक अबाउट इट, लेकिन यही काम हम क्यों नहीं करते खुद। बिल्कुल ठीक है। हम गवर्नमेंट लेवल पे देखिए जब गवर्नमेंट चाहती सब कुछ हो सकता है, हम एक इदारा बना सकते हैं, ऐसा इनिशियल बिजनेस स्टार्ट करके देखो दे सकते हैं। नहीं देखिए इदारे आपके पास मौजूद हैं लेकिन इतने हेविली रेगुलेटेड हैं, इतना ओवर रेगुलेटेड आपने हर सेगमेंट को कर दिया है कि आपके यहाँ बिजनेस कमेंस करना इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन गया। मैं हमेशा से ये बात पूछता रहा हूँ कि आप वन विंडो ऑपरेशन कब शुरू करेंगे, बल्कि अब तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आप एक क्लिक के ज़रिए सारी चीज़ें डाटा इधर से उधर और उधर से इस तरफ कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे यहाँ लगता है कि कभी मटेरियलाइज हो ही नहीं सकती क्योंकि वो बीच में मिडिल मैन, देन उसके बाद वो जो कमीशन मेकर है, फिर और 10 तरह के लोग इसके बीच में इन्वॉल्व होते हैं। फिर किसी सरकारी इदारे में जाएँ तो वहाँ वैसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बग़ैर ब्राइब के आपका काम नहीं हो सकता। तो कैसे फिर बिज़नेस फ्लरिश करेगा, क्योंकि ये तो आपको अगर आपको रिफॉर्म्स लाने हैं तो आपको इसके यहाँ एक कंप्लीट सर्जरी चाहिए कि पूरा सिस्टम आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तब जाके ये वाली बात आएगी कि जैसे आपने कहा कि अगर कोई प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए जाए 3 दिन के अंदर उसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट आपको आ जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है, सैडनेस है कौम का। हमारे मुल्क में कभी लोगों के ऊपर इतना बिलीव नहीं किया गया जी। आज मैं एज अगर कौम लीडर्स हूँ, मैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हूँ, आप में लोगों पर ट्रस्ट नहीं करूँगा मैं तो कैसे मुल्क तरक्की करेगा। घर पे अपने बच्चों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे हम ठीक है तो कैसे करेगा। देखिए क्राइम्स होते हैं, आज आप देख लेना अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स नाम लेके फिंगर्स के ऊपर हैं हमारे, वो जेल से भागे, पुलिस से भागे, ऐसा ही क्या हमारी कोर्ट्स ने उनको पकड़ा। ठीक है, अच्छा ये जिस चीज़ की आपने निशानदेही की ना, ये पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ठीक है। आपके पास जब अथॉरिटी है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि इस सिस्टम को रिप्लेस करे। सिर्फ मुशर्रफ साहब का एक दौर था जिसके अंदर ये जो पुलिस का जो है आपका पूरा जो कानून आपके यहाँ नाफिज है ना, अंग्रेज़ के ज़माने का बनाया हुआ, वो 1857 के बाद क्या, वो अभी तक यहाँ पर इम्प्लीमेंट है। सवाल ये पैदा होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको क्यों चेंज करे। ये जो कल्चर की जिसकी आपने निशानदेही की है, मैं तो खैर इस पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ, ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्योंकि मेरा डायरेक्ट कोर्ट से ताल्लुक़ है, तो मैं इन चीज़ों को तो हमेशा से बात करता रहा हूँ। लेकिन आपके पास तो ये मौका था, सवाल अगेन वही है कि जब इस गवर्नमेंट के पास ये मौका आया, इस पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, इसको आप रिप्लेस कर सकते थे, रिफॉर्म्स लेकर आ सकते थे, इसके ऊपर भी कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ है। देखिए इसके ऊपर अभी तक बात की गई है, क्यों नहीं की गई अगर इससे नुकसान हो रहा है सिस्टम। देखिए यही बात है, सबसे पहले खान साहब का जो टारगेट था ना वो 18 अमेंडमेंट था जी, उसको ख़त्म करके 1 यूनिट बना के इस मुल्क को दोबारा से और पावर यूज़ की जाए। अच्छा सॉरी, मैं इसको एक चीज़ और इसमें शामिल कर लूँ। चले 18 अमेंडमेंट की आपने बात की ना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। अभी तो आपको इसी को लेकर चलना है ना, ठीक है, आपको इसी को सिस्टमेटिक बनाना होगा। अच्छा बहुत सारे लोग ये कि हमारी जब सेंट्रलाइज पॉलिसीज़ थी तो उस वक्त बहुत सारे उसके अंदर फ्लॉस थे, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जाकर जो है उनको ऑटोनमस करें और फिर उसको और नीचे तक लेकर आएँ ताकि वो चीज़ें जो है वो फंक्शनल हो सकें। ये तो एक वो था, चले इसके ऊपर अभी डिबेट कर लेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मौजूदा सिस्टम है, जिसके ऊपर कहा करते थे खान साहब कि जी IG जो हमारा है वो अल्लाह उनको जन्नत दे, नासिर दुरानी साहब जिनका भी इंतकाल हुआ रिसेंटली, ये उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर IG पुलिस से, उन्होंने कहा कि ये जो नासिर दुरानी जो रिफॉर्म्स लेकर आया है और जो पुलिसिंग के साथ हुआ ये मिसाली है, तो वो अब क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सकी पंजाब के अंदर। चलें सिंध को आप छोड़ देते हैं, बाकी जगह तो आपकी गवर्नमेंट है, क्यों नहीं आपने एग्जीक्यूट किया, ये बताइए। मैं वही कहता हूँ ना, सिस्टम जो खान साहब के हाथ में गया है ना, वो जस्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस तक तो सिस्टम है।
अभी आप उठाएं पंजाब गवर्नमेंट को, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट के पास सीटें नहीं है, इस तरह पंजाब गवर्नमेंट के पास सीटें नहीं है। आप देख लें परवेज़ इलाही साहब की, उनकी टीम को देख लें, उनके पास केसेस नहीं है क्या पिछले माजी के? उसको लेके खान साहब ये चेंजेस कैसे लाएंगे पंजाब के अंदर? जस्ट लाइक दिस चली जाएगी गवर्नमेंट उनकी। अभी तो इस मुल्क को हमें सपोर्ट करना है, वो कंप्रोमाइज़ करके चल रहे हैं आगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ, देखिए मैं खान साहब को अपने चाइल्डहुड से जानता हूँ, लेकिन जानता मैं पर्सनली जानता, लेकिन उनकी मैंने एटीट्यूड देखा है खेलते हुए। वो नेशनल हीरो हैं। अगर आप कंपेयर करें लियाकत अली खान साहब के साथ, कंपेयर करें, मैं कहता हूँ कादिर आज़म के साथ कंपेयर करें, तो वो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। देखिए उनका पर्सनल क्या है, वो बोया बस्ता उठाएं। आज भी उनको सबसे बड़ी तकलीफ मैं जानता हूँ, उन्होंने अपने लफ्ज़ बताए थे कि उनको अपने जब बच्चे उनसे जुदा हुए थे उनको तकलीफ थी बहुत। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं सब कुछ छोड़ छा के चला जाऊँ, लेकिन मेरे मुल्क ने मेरे पाँव रोके, मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत थी, उन्होंने मेरे पाँव रोके। ये उनका किस दिल से कहा, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ मुसलमान है और उनकी इस बात को। लेकिन आज जो उन्होंने 22-23 साल के बाद स्ट्रगल की, हम पॉलिटिशियन कहाँ से लेके आएंगे? ठीक है, सपोज कहें मैं कंटिन्यू करते 1 मिनट, मैं ब्रेक 1 महीने लेनी है, मैं चाहूँगा कि आप ब्रेक लें, बात करते हैं हम, ठीक है? एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। बात हो रही थी कुछ ब्रेक पे जाने से पहले पॉलिसीज़ के हवाले से, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वफाक के अंदर, उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। सलमान बेग साहब यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू उनसे हो रही थी। जी, आपने कहा इमरान खान मैन ऑफ हिज वर्ड्स, ठीक है, वी एग्री, लेकिन रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता पॉलिसी? इसलिए कि जो हमारे पास उनके पास टीम थी, जो पॉलिटिशियन ग्राउंड में अवेलेबल थे, खिलाड़ी उनके पास, वो बचाए, उनके बाद सैडनेस ये कि उसी से लेके चले ना। वो चंद लोग थे जैसे असद उमर के, दो चार के आपके उनके बिगिनिंग के जो उनके टीम है, उसके अलावा कहाँ से लाएंगे आप? क्या मैं आप अपने बच्चे, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 22 साल के अंदर अगर आप टीम नहीं तैयार कर सके तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है कि आपने सारे वो प्लेयर्स इस्तेमाल किए जो कंप्लीट, आप शेख रशीद जैसे, लेट मी जस्ट से दिस, आप कोई उनका रिकॉर्ड उठा के देखें, जिस महकमे में गए तबाह बर्बाद कर दिया, नुकसान ही नुकसान, कोई कंपैटिबिलिटी, कोई डिलीवरी, कुछ भी आप कहीं से भी किसी एंगल से देखें, हर जगह से जीरो। मैं यहाँ पे आ जाऊँ आपके शेख रशीद के ऊपर अगर बात करना चाहें। देखें, शेख रशीद साहब को जो डिपार्टमेंट दिए गए, सैडनेस के साथ मैं खुद कहूँगा, ऑब्जर्व करता हूँ इस बात को कि वाई वी गिव हिम रेलवे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आपके ख्याल में क्या देना चाहिए? वो पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे हैं, पर्सनैलिटी उनकी बहुत अच्छी है, ऑनेस्ट आदमी है। आज भी जाना उनके पास कोई जायदाद नहीं मिलेगी, एक लाल हवेली मिलेगी। नहीं, ये तो खैर आपको पता है ना। कोई नहीं, उस पर मुझे आने देखें, मुझे आने दें इस पर। ये आपको पता है, ये बात मुझे बहुत सारी बातें पता है। यहाँ पे हम जब देखते हैं कि एक बंदा जिस डिपार्टमेंट का, लेकिन मैं समझता हूँ आपके ख्याल में कहाँ होना चाहिए शेख रशीद उनको? शेख रशीद को आज जो डिपार्टमेंट दिया गया ना उनको, क्योंकि आज मैं समझता हूँ इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको लिटिल बिट सूट करती है, और खान साहब को उनको डे 1 से देना चाहिए था। आपको पता है इस वक्त जो फेलियर्स हुए हैं सिक्योरिटी के हवाले से और जो कुछ हो रहा है, कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई है? कौन से फेलियर्स आप एग्जैक्ट? अभी आपने रिसेंटली देखा है कि जो एक बैन पार्टी, जिसको अभी बैन किया गया है, जो एक रिलीजियस पार्टी थी, उसने पूरे मुल्क में क्या किया? देखिए, सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ केसेस में आपको बताना शुरू करूंगा, फेलियर्स की एक पूरी हिस्ट्री है। आपने कहा सूट करती है, मैं बड़ा हैरान हूँ। आप अगर नहीं हूँ, जी मैं आपने कोई मैं ना खान साहब से वापस ये नहीं, आपने ऑब्जर्वेशन दी ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि मैं पूछ रहा हूँ कि वो बेस क्या है जिसके ऊपर आप समझते हैं। लेकिन ये आपको पता नहीं है, ये पार्टी प्लान करके 3 साल पहले ही ला दी गई थी खान साहब के सामने। खान साहब को वेरी अर्ली गिराने का पूरा प्लान था,
देखें जब ये पार्टियां जिस तरह से फोर्स कर रही थी खान साहब की सीटें खींचने के लिए, टांगे खींचने के लिए, तो ये पार्टी प्लांट की हुई थी डे 1 से 3 इयर्स बिफोर से। जैसे खान साहब आए तो इनको धना दे दिया गया, इनका बिठा के वहाँ पे इस्लामाबाद में। नहीं, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, उधर भी ये क्या डील हुई थी उनकी, यही काम हो रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ और भी फैक्टर्स थे, लेकिन ये फॉर्म हो चुकी थी। ये नहीं कहा जा सकता कि खत्म नबूवत का फॉर्म लीक होके और एक जो उनके वो बैठे थे कादियानी, उस टीम के वो हेड लीड कर रहे थे और वो प्लान लिया था। तो फिर ये पार्टी प्लान हुई थी, इस पार्टी ने की डीले हुई थी नवाज शरीफ के साथ, ठीक है। जो आके आप एक पास्ट में डील कर दो, आके नई पार्टी आई है उस पर इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। चलें अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आए ना, ये पॉलिटिकल डिस्कशन तो हो गई है। गवादर एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था और इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसने इसको बड़ा हाईलाइट किया और इसके ऊपर बड़ा काम किया और उनकी कोशिश थी कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रोड शोज़ किए जा सकें, अवेयर किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट के अंदर वो थोड़ा सा जो है वो हम देखते हैं कि डिम हो गया वो सारा मामला। तो अब आप बताएं इसकी इंपॉर्टेंस है क्या, क्योंकि आप तो रियल एस्टेट से डायरेक्टली आपका ताल्लुक है। ये बताएं कि आप उसको कैसे देखते हैं, क्या उसका एक्सपोजर वैसा है जैसा होना चाहिए था या उसके ऊपर और काम करने की ज़रूरत है? देखिए गवादर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो राइट डायरेक्शन पे है। जो टीम भी है माशाल्लाह बहुत कैपेबल है। थ्रेड्स बहुत हाई है, पहले से 10 गुना ज़्यादा हाई है थ्रेड्स। मैं तो विज़िट करता हूँ, ट्रैवल करता रहता हूँ गवादर, थ्रेड्स बहुत ज़्यादा हाई है। जो आगे इंशाअल्लाह ताला हमें दिख रहा है वो जो विल है ना, विल की जो एक पीक पे है कि इसको एज सून एज मच अर्लिएस्ट इसको फिनिश करेंगे और इसको सिक्योर बना के ऑपरेशन बना के इंशाअल्लाह ताला विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। उम्मीद है मुझे इंशाअल्लाह ताला एयरपोर्ट जो है वो विद इन 1 ईयर 12 मंथ्स 14 मंथ्स में इंशाअल्लाह एयरपोर्ट ऑपरेशन हो जाएगा इंशाअल्लाह। और रह गई इसकी सिक्योरिटी का इशू, मैं फिर यहाँ यही कहूँगा कि हमें लोकल पब्लिक को गवादर की टेक्निकल सपोर्ट दे के उनको स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ लाना चाहिए अर्लीस्ट एज सून एज पॉसिबल। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कह रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना इस वक्त पानी है ना बिजली है और ना इस तरह मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें जब आप गवर्नमेंट के वो सारे प्लान पाइपलाइन में, जैसे कि एक हाइड्रो पावर प्लांट लग रहा है वहाँ पे 50 मेगावाट के मैंने देखा है वहाँ पे, और ऑयल रिफाइनरी का जो था सऊदीया के साथ अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट में मैं मुझे 90% तो यकीन है कि वो प्रोजेक्ट अब इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स स्टार्ट हो जाएगा अल्लाह पाक की ज़ात से, क्योंकि वो सऊदीया ने फुलफिल कर दिया है, अपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जहाँ तक मुझे ये गवर्नमेंट की बात है कि गवर्नमेंट अपने तो अनाउंस कर दे, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है या मेरी वो नजर है कि शायद वो हो चुका है इंशाल्लाह वेरी सून हम इसको देखेंगे। ये गवर्नमेंट अभी सीक्रेट रखी हुई है तो वो गवर्नमेंट लेवल की बात है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये कि जितने भी प्लांट थे सारे वो अब ऑन बोर्ड हैं सारी चीज़ें इंशाल्लाह। बस एक जो सैडनेस आई, अभी तक हमने लोकल पब्लिक को सपोर्ट इस तरह नहीं की जिस तरह हमें करनी चाहिए। देखिए आप एक फैक्ट्री लगा दें, वहाँ नए एम्प्लॉय कर सकते हैं आप, पर आप एक सिटी के से लोगों को चेंज नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते लोगों को। मैं वहाँ के लोगों को पूरा रिप्लेस करके दूसरे लोग नहीं बात कर सकता। उन्हीं के साथ हमें भी जाके रहना पड़ेगा, उन्हीं को हमें लेके चलना पड़ेगा। पहले प्रायोरिटी उनको दे के, देखिए मैं अपना अच्छा सा घर बना लूँ और साथ में एक झोपड़पट्टी लगी हो, वो लोकल 50 साल की या 100 साल से उसकी नस्ल वहाँ रहती है, तो वो गैप आ जाएगा, एक बिल्कुल गैप आ जाएगा बहुत बड़ा सोसाइटीज़ का। तो सोसाइटियाँ सर्वाइव नहीं करती। मुझे कभी भी अच्छी नज़रों से देखा नहीं जाएगा वहाँ पे, एक आम पाकिस्तानी को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाएगा जब तक हम उस लोकल ब्लोच को लेके आगे नहीं चलेंगे। हमें उनको टेक्निकल सपोर्ट्स देनी चाहिए, स्मॉल टेक्निकल इंस्टीट्यूट अभी से बनाने चाहिए गवर्नमेंट को। और एक मैं फार्मूला दे सकता हूँ, अगर गवर्नमेंट मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो यूएई जब बन रहा था तो एक फार्मूला उन्होंने बहुत अच्छा दिया और जिससे उनकी सिक्योरिटी 100% सिक्योर हो गया था। वरना यूएई में भी ये प्रॉब्लम था 90s में, देख लें। वो फार्मूला मुझे कुछ चंद लोगों ने बताया तो मुझे बड़ा अच्छा फील लगा कि वो बोला इस तरह से हमने यूएई को और स्पेशली दुबई को सिक्योर किया। तो मैंने कहा दुबई में इस तरह खुला में क्लब जिसको फलां और सिक्योरिटी भी नहीं होती, पुलिस भी नहीं दिखती, फौज भी नहीं दिखती, कैसे मैनेज होता है? तो बहुत ईजी है। तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करे, और मैंने क्योंकि वहाँ पे पिछले 1 साल से मेरा विजिट रहा है, या मैं दोस्तों से बात करके किसी को बता भी सकता हूँ कि ये इनिशियल स्टेज है हमारे, हम बहुत इजी फार्मूला है, बहुत इजी वे है आउट कि हमें इसको सिक्योर करना। कोई बड़ा नहीं है, हमारे अपनी कौम है, अपने लोग हैं हमारे, बस हमें उनको लेके चलना है, उनके साथ
एक इंटरेक्शन रखनी है और उनको एक बताना है कि वो हमसे ज़्यादा उस वहाँ की जगह के हकदार हैं। हमें उनको मोहब्बत देनी है, हमें उनको बताना है कि आप रेल पाकिस्तानी, रेल यहाँ की मिट्टी आपकी है, आपकी तरक्की होगी तो हमारी तरक्की होगी। हमें एक कौम बना के लेके चलना। उनकी सबसे बड़ी, उनको जो माइंड वॉश किया गया है ना, वो इसलिए यही किया गया है कि देखें कराची कितना तरक्की कर गया, हब क्रॉस कर लो तो आपको दुनिया अलग दिखती है। कुछ लोग ऐसे नहीं आज तक कराची नहीं देखा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही। मैं मिला लोगों से तो वो मैं पशुकान चला गया, एक साहब से मुलाकात हुई, मैं अभी रमज़ान की बात है, बोला कराची कहाँ है, बताएं। ही 60+। उस बच्चे ने कराची नहीं देखा, उसने कोयटा नहीं देखा, क्योंकि लोगों की इनकम नहीं है बचाओ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। उनका एक माशी जो काम है उनका सिर्फ फिशिंग है। और फिशिंग के साथ हुआ क्या है, लोगों ने मुझे बताई है कि एक बड़ी सैडनेस है कि वहाँ बड़े बड़े ट्रॉलर चलते हैं वहाँ पे जी। वो ट्रॉलर क्या चलते हैं, जाल लगाते हैं और छोटी बड़ी फिश सब उड़ा लेते हैं। किसने परमिशन दी है भाई उनको इस तरह की? बिल्कुल ठीक है। तो जो इनकम थी उनकी वो आधी कर रही है, आधी से कम इनकम हो गई है। हमें गौर करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। आपने कराची के ट्रॉलर्स को परमिशन दे दी है ग्वादर के अंदर, इतने बड़े बड़े ट्रॉलर उनकी आमदनी लूट के चले जाते हैं और वो बेचारे रोते रहते हैं और बोलते हैं हमारी अब जो हम एक्सपोर्ट ईजी है, आप ईरान भेजते हैं। उनकी इनकम बेसिक थी, ईरान फिश भेजी और वहाँ से वो ईरान से अपना दूसरा माल लिया, करीब होता है। बिल्कुल सही। तो वो इतना आसान था उनके लिए, वो हमने उनकी आदि कर दी। आज जब हम ग्वादर आपका इंटरनेशनल हब बन रहा है और इंशाल्लाह मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में मुल्क को, मैं ग्वादर को तरक्की दे और इसको दुश्मनों की बदनज़री से बचाए। और सिर्फ हमें एक हेल्प करनी चाहिए, अर्लीस्ट पॉसिबल हमें ग्वादर के लोगों की हेल्प करनी चाहिए और उनके लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए, इदारे बनाए उनको। और एक जो 2-3 चीज़ें जो मैं क्योंकि ये दुनिया की नज़रें हैं हमारे ऊपर, तो मैं ओपनली बताना नहीं चाहता, जो हमें एक बेसिक आइडिया मिला है दुबई से स्पेशली कि एक इंटरनेशनल सिटी बनी है और उसको कैसे सिक्योर किया गया दुबई को। तो वो सिक्योरिटी की बेसिक चीज़ें जो हम अगम दुबई ग्वादर के अंदर अपना लें, यकीन जाने हमें एक आदमी की गाड़ी की इंटरसिटी ऑफ ग्वादर में जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल आप इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है। चलें सलमा भाई, थैंक यू सो वेरी मच। बातें बहुत सारी हैं और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। यकीनन बहुत सारे मामलों पर गुफ्तगू हुई है। ग्वादर वाला जो है, जो इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे ज़रूर एक और नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे आपके साथ ग्वादर के ऊपर इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। मतलब ये आज का प्रोग्राम था, कुछ बात हुई मौशी मामलात के हवाले से, किस तरह प्रोग्रेस हो सकती है, पॉलिसी मेकिंग किस तरह होनी चाहिए, वो तमाम मामलात थे जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की। इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर इस तरह के मामलात ज़ेर बहस आएंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। मोहम्मद यासर को, हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।